गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। तो क्या चल रहा था? आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सूर्योदय हो रहा है, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं, स्कूल का टाइम हो रहा है। आपको स्कूल की याद आ रही होगी, तो हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक कक्षा 10 अध्याय 6 केंद्र सरकार। तो प्रश्न आता है बोर्ड में कई बार कि सरकार किसे कहते हैं। सरकार वह मशीन या अभिकरण है गार्नर के अनुसार जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है। यह है गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा। एक लाइन में आपको याद रखना है, सरकार एक प्रकार से वह मशीन या अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। वह सरकार कहलाती है। अब भारत के अंदर हम देखते हैं सरकारें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दो रूपों में बांटी गई है। इसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के दो रूप है भारत में, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। आपने सरकार की परिभाषा जान ली। अब ये जानना है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, लिखिए। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं? 3। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर के सरकार बनते हैं। ये याद रखना है आपको। तो आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। सरकार का जो पहला अंग है वह है व्यवस्थापिका। संविधान के अनुसार भारत में 2 प्रकार की व्यवस्थापिका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका, जो राज्य सरकार का निर्माण करती है। अब केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहा गया है। क्या कहा गया है? संसद। अब कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है संसद के कितने अंग होते हैं या संसद किसे कहते हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, जो व्यवस्थापिका के अंदर हम पढ़ रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, यानी 79 के अनुसार जो भारतीय संसद होगी वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर बनेगी। तो लोकसभा का गठन कैसे होता है? तो इसको 5 या 6 पॉइंटों में बांटेंगे गठन की प्रक्रिया को। पहला आपको लिखना है लोकसभा के सदस्य संख्या। लोकसभा है एक लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, इसके सदस्य होते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न होगा कि इसमें लोकसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं। मूल संविधान में लोकसभा के लिए अधिकतम 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे, किंतु गोवा और आपका दमन दीव के पुनर्गठन के बाद 1987 में भारतीय संसद की जो लोकसभा है उस सदन के लिए 552 सदस्य निर्धारित कर लिए गए। कितने? 500 की जगह कितने हो गए फिर? 552। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, जो हमारे भारत के राज्य हैं, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके क्या नाम से गुजरात है, इस तरह के जो राज्य हैं वहां से चुने हुए सदस्य हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 530। और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर सीधा केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण या प्रशासन होता है, उन क्षेत्रों से 20 लोकसभा सदस्यों का चुनाव होगा और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उनको लोकसभा में लिख देते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा में लिख देते हैं। तो ये याद रखना है, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत होते हैं। इस प्रकार कुल अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। अब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है?
तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, हमने लोकतंत्र की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि पहले पढ़ी थी ना, वो उन्हीं में से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जनता स्वयं अपने लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करती है। और ये 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया है और वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। याद रखना है, 18 वर्ष के जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके द्वारा 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी, कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो पहली शर्त है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। तो 5 पॉइंट छोटे छोटे याद रखने। पहला है कि वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर भारत का नागरिक है तो ही वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। दूसरी शर्त है उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। तीसरी शर्त है कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभकारी पद पर पदस्थ नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त है वो न्यायालय के द्वारा पागल घोषित नहीं किया गया हो या वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। पांचवी शर्त है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर ये कमियां नहीं है और ये योग्यताएं हैं तो वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। अब है लोकसभा का कार्यकाल। कितने समय के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। इनका अधिकतम जो कार्यकाल है लोकसभा का वो 5 वर्ष है और विशेष कारणवश वो 5 वर्ष से पहले भंग की जा सकती है। भंग कैसे की जा सकती है? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और अद्यतन जो मेरे पास पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट आई है आरबीएससी पाठ्यक्रम के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क वितरण के लिए, उसके अनुसार अब तक कुल 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। प्रश्न आ जाए कि अब तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है, तो आपको बताना अब तक 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। अधिवेशन कहते हैं बैठक को, मीटिंग को, जो सत्र बुलाया जाता है जहां पर चुने हुए सदस्य बैठ करके सदन के अंदर मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, उसे हम बोलते हैं अधिवेशन। यानी कितने बार ये मीटिंग कर सकते हैं? तो कम से कम साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार तो सत्र बुलाना आवश्यक है। इनका 2 अधिवेशन होना जरूरी है। यानी पहले संविधान के अनुसार पहले अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच भंग कैसे की जा सकती है? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और अद्यतन जो मेरे पास पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट आई है आरबीएससी पाठ्यक्रम के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क वितरण के लिए, उसके अनुसार अब तक कुल 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। प्रश्न आ जाए कि अब तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है, तो आपको बताना अब तक 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। अधिवेशन कहते हैं बैठक को, मीटिंग को, जो सत्र बुलाया जाता है जहां पर चुने हुए सदस्य बैठ करके सदन के अंदर मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, उसे हम बोलते हैं अधिवेशन। यानी कितने बार ये मीटिंग कर सकते हैं? तो कम से कम साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार तो सत्र बुलाना आवश्यक है। इनका 2 अधिवेशन होना जरूरी है। यानी पहले संविधान के अनुसार पहले अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिक तो बुलाया जा सकता है। लोकसभा के पदाधिकारी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही वरिष्ठतम सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित करते हैं और इनको पद से लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं। लेकिन हटाने के लिए एक नियम है कि वो 14 दिन पूर्व उनको सूचित करें, नोटिस जारी करें और उसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया से उनको पद से पदच्युत कर सकते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं? इसके बाद आपका ये मैं पढ़ा रहा था आपको, लोकसभा का गठन, ये अंतिम चरण है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य,
लोकसभा का अध्यक्ष है, इसलिए सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है लोकसभा की अध्यक्षता करना। जब बैठकें होती है, जब सत्र चलता है, तो उनके अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा कार्य उनका सदन के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा, सदन का कोई भी सदस्य बिना सभापति या अध्यक्ष की अनुमति के सदन में किसी प्रकार का वाचन या बहस नहीं कर सकता है, उनकी अनुमति से ही सदन में बोल सकता है। चौथा, सदन के जो सभापति है वो ये निर्धारित करते हैं कि ये कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला है, सदन की जो कुछ प्रवर समितियां होती है, सेलेक्टेड कमेटियां होती है लोकसभा के अंदर, उन समितियों के अध्यक्षों को नियुक्त भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और कई समितियां लोकसभा की ऐसी है जिनके पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ये लोकसभा पति के मैंने आपको प्रमुख कार्य बताए थे। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं, वाद विवाद के लिए समय निश्चित करते हैं। इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के ये कार्य हैं। और संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार होता है संपूर्ण, वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होता है। ये लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है। और कोई भी जब स्थिति सदन के अंदर मतदान किया जाता है किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में, जब दोनों पक्ष और विपक्ष में मतदान बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो ये निर्णय दें कि वो पक्ष में दें या विपक्ष में दें। तो इस प्रकार ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है लोकसभा का गठन। ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको आप अच्छी तरह से सुनना 2-3 बार वीडियो को। उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 81, 82, 83 पर ये आपको मिल जाएगी सामग्री। इसको पढ़ना, अच्छी तरह से समझना। ओके, गुड बाय। अगला वीडियो जारी हो रहा है, जल्दी तैयार रहिए पढ़ने के लिए।